हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही स्पेशल है। यह स्पेशल कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाला है उसके लिए क्विक रिवीजन है, यानी जो बच्चा कम समय में अच्छा तैयारी करना चाहता है या उसके लिए 72 क्लास है, यानी शानदार क्लास है। तो आज का क्लास आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल ऑब्जेक्टिव छाट कर लाए हैं। तो आप लोग पहली बार तो अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। आज की क्लास में हम ओनली वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन, इसके अलावा किसी और प्रश्न का कोई जिम्मेदारी है ना। तो चलिए, एक बार बेहतर तैयारी के लिए टॉपर बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि लिखा हुआ है पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या कौन होता है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। आप सब जानते हैं ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कर देते हैं ना, थोड़ा टाइम दीजिएगा। ओके। चलिए, हो गया। तो कह रहे थे ना, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, अगर आप उसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो वर्गमूल जो है उसका नहीं निकलेगा, तो उसी को कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो जैसे √7 है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। हमसे पूछा कौन नहीं है, आपको पूरा फोकस करना है, कौन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं पूछा है, ये तो है √2/√5, इस दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी है √3/√7, दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी है। और यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है और 48 का वर्गमूल जो है वो निकलता है। 48 को हम लिख सकते हैं रूट में 12 चौक 48, या फिर कह सकते हैं ऐसे लिखो ना, 2 से 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, बच्चे 48 का गुणनखंड नहीं होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, सही है। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे देखिए 2 गो में से 1 गो बाहर, ये 2 गो 2 में से 1 गो बाहर, रूट में रह गया 3। तो कहने का मतलब है कि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। तो यहाँ पर इसमें से कोई सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। क्लियर है, ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि आपसे पूछा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है का मतलब है कि वो आपसे पूछा है कौन परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें से कोई मैच नहीं किया था, सो हम कह सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें परिमेय संख्या जरूर होगा। चलिए आगे बढ़े हम। दूसरा सवाल आप सबके बीच में है, एकदम बहुत ही धाकड़ सवाल है कि कौन परिमेय संख्या है। तो याद करिए, अभी बताए थे, है ना, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। देखिए ये तो अपरिमेय है, ये √2 से √2 कट जाएगा यानी 2, यही तो है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिनेमा हॉल तो है नहीं, ठीक है, आप आंसर बनाकर लिख सकते हैं। √2 क्या है, इसमें से आप बताइए √2 क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, परिमेय, अपरिमेय, अपराकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चौथा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। 11/25 का दशमलव प्रसार,
देखिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं दशमलव प्रसार का जो आप लोग पढ़े हैं और यूज भी किए होंगे। तो दशमलव प्रसार जो होता है इसमें दो चीज़ देखना है, ऊपर क्या है उससे हमें मतलब नहीं, नीचे हर के अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो 2 की पावर m अब 5 की पावर n, अगर स्पेशल ये रहेगा तो याद रखिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नीचे में 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों के अलावा कोई और आ जाए, कोई और आ जाएगा ना, 2 और 5 के अलावा हर में कोई और आ जाता है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 11/25 है, तो 25 को जब आप तोड़िएगा तो देखिएगा कि 11 को तो 11 छोड़ देते हैं, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। हर में केवल क्या है 5 की पावर n है, यानी जिसके हर में केवल 2 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए भी मिल जाएगा। जो बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका सारा सल्यूशन PDF आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलिए तो बढ़ते हैं छोटू, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की कहता है 17/14 का दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं, अभी आपको बतेबे किए हैं कि कैसे निकालना है दशमलव प्रसार, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 17/14 है, 17/14 है, तो आप कह सकते हैं कि सर 17 को 17 लिख देते हैं, 14 को लिखेंगे 2 गुने 7, तो हर में 2 है ये सही है, लेकिन 7 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, ये गलत है, यानी किसका संकेत है अशांत होने का। तो हम ऑप्शन देखकर मार देंगे, ए नंबर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हमारा ये कैमा सवाल था, इसमें नहीं लिखे, ये 5वां था और ये छठा सवाल कहता पाई किस प्रकार की संख्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन आपको दोनों बात बता देते हैं। अगर पाई रहेगा ना तो आप कहिएगा कि सर ये है अपरिमेय संख्या, अब अगर कोई 22/7 लिख दे तो कहिएगा सर ये है परिमेय संख्या, याद रखिएगा। तो पाई क्या हो गया अपरिमेय संख्या, पाई हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर a और b दो परिमेय संख्या है तो इसके बीच में अगर आपसे परिमेय पूछा जाएगा ना तो वो भी अनंत होता है, यानी दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय भी पूछा जाए तो भी इसका आंसर क्या होगा अनंत ही होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय भी होता है और अनंत अपरिमेय भी होता है। सो कोई भी आंसर आएगा तो आप आराम से मार दोगे, ये उम्मीद है ना। चलिए तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के रूप में आपको याद रखना है 2, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो इसके लिए आंसर याद रखना है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2। तो अभाज्य पूछा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आता है। सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो दो लगातार सम संख्या, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है सम संख्याओं का मासा।
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 ले लिए, इसके बाद सम संख्या 4 आएगा, और 2 और 4 का मासा निकालिएगा तो जानते हैं 2 ही आएगा। निकालिए ना 2 और 4 का मासा, तो देखिए तो 2 बार में कट गया, तो देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, तो यही इसका क्या होता है, HCF होता है। तो ऑप्शन बी। सिर्फ इसी के लिए नहीं है, आज के बाद कभी भी देखिएगा 2 लगातार सम संख्या तो हमेशा मारना है 2, हमेशा 2 आंसर ही सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आप सबके बीच में है। बहुत अच्छा सवाल है, A to Z क्वेश्चन आज की क्लास में जितना भी है वो सब VBI है। सो अगर आप लोग अच्छा से पढ़ोगे, मन लगा कर पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कवर कर पाओगे। और जो बच्चा केवल और केवल फोकस नहीं करता है, केवल वीडियो देख पाता है, तो भाई उसका मार्क्स डाउन हो जाएगा, ठीक है। बेहतर मार्क्स लाना है, मेरे साथ आप कमेंट करिए और साथ ही साथ कलम पेन उठा करके जो है आंसर को सॉल्व फाइंड आउट करिए, है ना। आंसर अगर आप हमसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं। अगर आप हमारे आंसर देने के बाद आंसर दे रहे हैं, आपका स्टडी बहुत ही लूज है, यानी पुअर है, ठीक है। चलिए अगला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने बताया ना पिछला क्वेश्चन में, अनंत। तो चलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा एक और सवाल है 11 नंबर का, ठीक है, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। चलो करके देखते हैं। 625 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 5 से लगेगा, 5 एकम 5, दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 से करेंगे 25, कै गो 5 आया, 1 2 3 4 गो आया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा था 5 का घात बताइए, 5 4 गो है तो 4 आंसर हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर, कितना अच्छा सवाल है ना। 12 नंबर कहता है 26 और 91 का मौसा क्या होगा। तो 26 है और 91 है, तो जो बच्चा जल्दी में मासा निकालना चाहता है ऐसे कर दो, 26 से भागा देंगे, 26 दूना 52, 26 तिया 78, और यहाँ पर बच गया 3। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया कितना, 8 में से 7 गया 1, फिर भागा दे दो 26 में, 13 दूना 26। अब आप बताइए कट गया ना पूरा, तो इसका मासा हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। इससे आसान और इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता है। एक और तरीका बता सकते हैं, ऑप्शन से अगर मारना हो, जल्दी मारना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे 13 है ना, आप बताइए जो दोनों को भागा दे दे ना, पूरा पूरा कट जाए, वही मासा होता है। 13 से पूरा पूरा कट रहा है, हाँ कट रहा है, 13 दूना 26 और 13 से 91 था। ऐसे भी हम डायरेक्ट 13 मार सकते थे, समझ गए। 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से भी मारना बहुत ही आसान होता है। चलिए ये रह गया 13 नंबर का सवाल कि लासा पूछा, ए और बी का लासा क्या होता है। हम आपको जो सूत्र लिखा रहे, सूत्र याद रखिए। सूत्र क्या याद किए हैं, आपने देखा है कि पहली संख्या, आप पढ़े हैं ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। आप जब क्लास कर रहे होंगे, पढ़े होंगे। अगर यहाँ से आपसे पहली संख्या पूछा जाए, पहली संख्या, तो सिंपल फार्मूला बता दो। पहली संख्या पूछा जाए तो दूसरी संख्या भागा में चला जाएगा, यानी HCF गुने LCM आप बट्टा में हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या अगर आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या, सपोज दैट आपसे पूछ दे कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखो दूसरी संख्या पूछा जाए तो पहली संख्या भाग में जाएगा, यानी HCF गुने LCM अब बट्टा में आ जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या। अगर आपसे HCF पूछा जाए, अब इधर दोनों में से कोई पूछा जाए तो एक छोड़ के दूसरा भाग में जाएगा, यानी पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या, अब बटा में कौन जाएगा, तो एलसीएम जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाय द वे आपसे पूछ दे ये वाला, पहली एचसीएफ के बाद ये आपसे पूछ दे कि बताइए एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम का कौन फॉर्मूला बताइएगा, वही बताइएगा। नीचे जाएगा भागा में, अब जाएगा एचसीएफ, तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब भागा में चला जाएगा एचसीएफ, तो खत्म। इतना चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आपसे जो पूछा है देख लो, आपसे पूछा है लासा, मतलब यही पूछा है ना एलसीएम, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। भाई पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या भी है, और एचसीएफ कौन है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में ही, तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आप गौर से देखोगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है और नीचे मासा है, तो यही हो जाएगा आंसर। इतना आसान है, हम थोड़ा लॉन्ग जानबूझ के बताया। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग नहीं बताएंगे। चलिए, तो ये हो गया मेरा 13। आप सबकी स्क्रीन पे है और फटाफट आंसर भी देना है। उसी फार्मूला से पूछा गया कि मासा इतना और इतना का 6 है, तो लासा इतना और इतना का क्या होगा। भाई आपसे पूछा है एलसीएम, फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा मासा एचसीएफ। भाई लगा दो फार्मूला धड़ाधड़ धड़ाधड़। पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या 78 है, और इसके बाद इसका मासा 6 है, तो हो जाएगा 6 से 6 नमा 54, 9 से गुना कर दो, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 7 63 और 7 हो जाएगा 70, तो 702 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो बताइए आप लोग से बन गया होगा ये 14 नंबर सवाल। तो एक तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने 14 क्वेश्चन कलेक्ट किया था इम्पोर्टेंट आज के क्लास के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर वो उसका कम से कम 50-100 क्वेश्चन करवाइए उस चैप्टर से, तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपके लिए लेकर स्पेशल वीडियो आऊँगा चैप्टर के साथ, जिसमें कम से कम 50+ क्वेश्चन करवाऊँगा, है ना। अभी हम लोग 10-10 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले हैं कि हर चैप्टर में कम से कम 10 क्वेश्चन को कराना है। तो चलिए 10 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। आइए बात करते हैं, ये दूसरा हमारा है चैप्टर नंबर 2 बहुपद से। तो बहुपद तो आप लोग पढ़े ही है ना। पहला सवाल कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। बताओ, ये सब सवाल है। एक घात का बहुपद को कहते हैं एक घातीय बहुपद, याद होगा कि नहीं होगा, पढ़े हैं ना। 2 घात के बहुपद को कहते हैं द्विघातीय बहुपद, पढ़े हैं ना। 3 घात के बहुपद को कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, आया ना। 4 घात के बहुपद को कहते हैं चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, आया ना। इससे ज़्यादा आएगा तो बहुपद कह देंगे, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब एक घात के बहुपद को एक घातीय, 2 घातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय बोलेंगे, खत्म। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाएगा, एक घात वाला। तो एक घात वाला इसमें से ऑप्शन में नहीं है एक घातीय। तो याद रखिए एक घातीय को ही कहा जाता है रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को भी हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक तो है ये ना, है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा। अरे भाई इतना आसान सवाल, याद रखो। एक घात के बहुपद का मानक रूप पूछा जाएगा ax + b। अगर 2 घात के बहुपद का मानक रूप पूछा जाएगा ax² + bx + c। अगर 3 घात के पूछा जाएगा ax³ + bx² + cx + d। 4 घात पूछा जाएगा तो ax की पावर 4। घात तो उतना ही से स्टार्ट करते चले जाओ। अब प्लस में bx³ + cx² + dx। अब प्लस में क्या हो जाएगा ई, खत्म। देख लो 3 घात का बहुपद ax³ bx² cx d। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है।
ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, और ऐसा सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए किसी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। आप पढ़े हैं ना, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल आप लोग पढ़े होंगे। मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला एक बार लिखा देते हैं। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। आपसे पूछा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है c/a। यहाँ से निकालो, a के जगह पर 4 है, b के जगह पर -4 है, और c के जगह पर 1 है, तो बैठा दो यहाँ पर c/a, यानी 1/a की जगह 4। भाई इतना आसान से दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। बताओ, हम ये सब आपको केवल बेसिक बता दिए हैं ताकि कभी भी आए तो आप लोग से छूट न पाए। इसी में एक और बता देते हैं, अगर मान लो पूछ देगा कि बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद, तब फार्मूला याद रखिए, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, इतना आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। चौथा की तरफ चलते हैं। ये लो आया ना, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से एक बात दोहराने जा रहा है कि बहुपद पहचानने का सही तरीका क्या है। याद रखिए, बहुपद पहचानने का सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है, पहले आपको घात देखना है। घात जो है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर, भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि घात जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। दो चीज़ को देख लो, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो भाई, यहाँ चर का घात देखना है। यहाँ पर किसका घात देखेंगे? चर का घात। यहाँ चर x है, ठीक है, x का घात यहाँ 2 भिन्न में नहीं, एकदम सटीक है। √2x एकदम नहीं है, एकदम सटीक है। 4, तो ये तो है, हमसे पूछा है नहीं है, तो देखते हैं इसका घात भिन्न में नहीं, एकदम सही है, सही है, सही है। ये भी है, देखो ये नहीं होगा। 1/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/x को कैसे लिखेंगे? x की पावर -1। तो बताओ घात निगेटिव हुआ कि नहीं? मैंने बोला निगेटिव नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए, तभी ये बहुपद रहेगा, अदरवाइज बहुपद नहीं रहेगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। 5वां सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है, अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा -15 है। पूछा द्विघात बहुपद, अभी पीछे फॉर्मूला लिखे ना, द्विघात बहुपद का फार्मूला कमेंट करके बताओ तो क्या होता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखाए हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बैठा दो इस पर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -15 है, तो राइट आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस -15। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवाज़ आ रहा है पीछे? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना के मूल है तो इसका मान बताइए। पहले आप इसी को हल करो, ठीक है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा।
यानी आपको दो चीज़ का मान निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का भी, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अभी पढ़े ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो भाई यहाँ देखो ए की जगह कितना एक है, बी की जगह कितना एक है, सी की जगह भी कितना एक है, तो माइनस एक बटा एक यानी माइनस एक हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे सी बटा ए, तो सी की जगह भी एक है और ए की जगह भी एक है, एक बटा एक यानी एक आएगा। तो आपने दोनों मान निकाल लिया। अब आप बैठा दो, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस एक और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान एक, तो माइनस एक बटा एक क्या होगा, माइनस एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है। 7वां सवाल पूछा है कौन बहुपद नहीं है। फिर से वही सवाल देख लो, जिसके घात जो है मैंने क्या बताया, घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुपद रहेगा। और घात में ही पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, तब बहुपद रहेगा, है ना। ये किसका निशानी है, बहुपद रहने की निशानी है, बहुपद रहने की निशानी है। देखो किसमें ऐसा रूल पालन नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी x की पावर 0 है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। ये इसमें चर है ही नहीं है, इसमें भी चर नहीं है, इसमें देखो रूट में है बाबू, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब है अगर रूट x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये पावर भिन्न में गया कि नहीं, तो ये नहीं होगा, ख़त्म, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। 8वां नंबर सवाल है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। शून्यक पूछा है ना आपसे, तो हम इसको बाई ऑप्शन बनाना सिखाते हैं। बाई ऑप्शन डायरेक्टली तो हल आप करवे करते हैं, बाई ऑप्शन कैसे बनता है चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। बाई ऑप्शन देखो, पहली बात है कि x² प्लस 3x प्लस 2 है। x की जगह पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, x की जगह 3 है और y की जगह 2 है, रख के देखो तो मान, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस में यहाँ पर कह रहा है y की जगह, अच्छा इसी का बारी बारी से पहले 3 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, हम आपको थोड़ा सा उल्टा समझा दिया है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 2 गुना रहता है, काहे कि 2 घात का है, तो x बराबर एगो 3 भी है और एगो 2 भी है, तो सही रहेगा तो मैच करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। हल करो, पहले 3 रख के देखो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 9 9 18 2 कितना आया 20, 3 को लेने पर 20 आया, 2 को लेंगे तो 2 दूनी 4, अब प्लस 2 तिया 6, अब प्लस 2 सोचा 10 2 12। बताओ भैया सेम क्या आया, नहीं आया ना, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, जो कि एकदम नहीं होगा। एक और तरीका, हम इतना जो करने गए, आप इतना दिमाग लगाते कि ई भी पूरा प्लस में भी पूरा प्लस में, 0 का भी आएगा ही नहीं, ये तो कोई कीमत में आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है पर देखो ट्राई करके। ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग x की जगह -3 रखिएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस में 9 अब प्लस में 2, तो 9 घटी तो कट गया 2 आ गया, 0 आया क्या, नहीं आया। जब भाई सी से 0 नहीं आया तो हम इसको आगे काहे बढ़ाएंगे, 2 से क्यों जांच करेंगे, ख़त्म कहानी। 3 से भी नहीं आएगा, अभी आपने देखा ना 0 नहीं आया तो 20 आया था, तो ही ख़त्म। चौथा को बिना हल करे हम मार देंगे आँख मूंद के कि यही राइट आंसर होगा। अब देखो कैसे हम जांच भी कर देते हैं। x की जगह -1 रखोगे चौथा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में 2, तो देखो तो 2 और 1 3 घटाओ 3 0 आया कि नहीं। -2 रखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 दूना 6 प्लस 2, 4 2 6 घटाओ 6 0 आया कि नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ऑटोमेटिक इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल है तो फिर से पूछा इसका मान बताइए। पहले यहाँ से निकाल लो, a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 5 है। आपसे पूछा है 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, तो एलसीएम निकालोगे अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भाई यहाँ से निकाल लो मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो -b बटा a फार्मूला होता है,
माइनस बी की जगह -3 है तो माइनस इंटू -3 बटा ए की जगह 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो सी बटा ए होता है, सी की जगह 5 है और ए की जगह 1 है, तो 5 बटा ए कितना हुआ 5। इस हिसाब से यहाँ पर हल करोगे, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 3/5। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर का सवाल। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। देखो भाई, किसी का शून्यक, इसको डायरेक्टली बना दो क्वेश्चन से ही। x² - 3 शून्यक पूछा बराबर 0, यहाँ से x² बराबर उधर जाएगा 3 प्लस में 3 हो जाएगा। पूछा x का मान, स्क्वायर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस रूट में 3, तो देखो प्लस माइनस रूट में 3 कहाँ है, √3 और -√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, +√3 -√3 सही है, प्लस माइनस √3। क्लियर हो गया। चलिए, तो हमारा 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से भी समाप्त हो गया। अब आइए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में भी हम कुछ सीखेंगे। 10-10 क्वेश्चन छाट कर लाए हैं आप सबके बीच में, बाकी आप लोग की मर्जी के है ना रहने पर हम लोग चैप्टर वाइज भी लाएंगे और कम से कम 50+ भी लाएंगे। तो इस वीडियो में हम कम से कम चैप्टर 5 तक कवर करने वाले, देखते हैं टारगेट करेंगे खींच करके। तो आइए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ना, कह रहा पहला सवाल, यदि x का मान a है और y का मान b है, यानी x का मान a है और y का मान b है, ठीक है भाई। और आगे कहता है कि समीकरण इतना और इतना के हल है, तो a और b का मान बताइए। कहने का मतलब है सीधे सीधे इस पे मत जाओ, इस पे चल जाओ। इसका हल a और b है, समझ गया। तो x माइनस y का मान 2 दिया हुआ है, x प्लस y का मान 4 दिया हुआ है, हल करने जानता ही है। कट जाएगा माइनस प्लस, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 2 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3। तुम खुद देख लो x की जगह 3 कहाँ पर है भाई, 2 को मैच कर गया। तो अब तो ऑप्शन से नहीं मार सकते, 3 को मैच कर गया, तो ऑप्शन से तो नहीं मार सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, x का मान 3 आ गया ना, अब x का मान 1 में डाल दो। तो आपको हम यहाँ लिखेंगे तो है नहीं कि x का मान 1 में डालने का, वो तो जब सब्जेक्टिव बनाते हैं तब वैसे लिखते हैं। तो 1 में रखिएगा तो x माइनस y बराबर 2 है, x की जगह 3 माइनस y बराबर 2, तो y उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 3 घटा 2 कितना हो गया 1, यानी y का मान आ गया, y का मान आ गया 1। अब बताओ 3 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, x की जगह 3 अब y की जगह 1। ऑप्शन नंबर केवल सी में मैच कर रहा है, सटीक आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल, k के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का कोई हल नहीं है। इसको जानने से पहले आपको याद होना चाहिए, एक पॉइंट आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखो हम एक बार लिखा देते हैं जो आप पढ़े हो, चलो यहीं पे लिखा देते हैं थोड़ा सा साइड में। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं, यदि आप पढ़े होंगे पहला पॉइंट, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 होता है, तो इस स्थिति में समीकरण का अगर हल पूछा जाता है तो आप जानते ही हैं कि इसका हल जो है वो अनेक हल होता है कि नहीं है। अगर इसका ग्राफ पूछा जाता है तो इसका ग्राफ संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा, इसका मतलब है एक ही रेखा पर दोनों रहता है ना। और इसका एक और हल के बारे में बताएं तो इसको संगत हल भी कहते हैं, संगत हल, समझ रहे, संगत उसी को कहते हैं जिसका हल हो जाता है। और तो 2 तरीका हो गया, इसका हल पूछा जाए तो अनेक हल, ग्राफ पूछा जाए तो संपाती रेखा होती है। दूसरा, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाया गया है कि अगर आपसे हल पूछा जाए तो इसका हल अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल, ठीक है। और ऐसे स्थिति में संगत इसमें भी लिख सकते हैं,
संगत, इसको भी कहते हैं संगत हल। और अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ जानते ही हैं, इसका प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, यह क्रॉस लाइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको विरोधी समीकरण भी कहा जाता है, विरोधी समीकरण भी कहा जाता है। और तीसरा केस में बात करें तो a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर में नहीं रहता है c1/c2। इस स्थिति में इसका जो हल होता है, ठीक है, इसका जो हल होता है वो हल कैसा होता है? तो आप जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। और बात कर ले इसका ग्राफ का, तो भाई इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा, इसका ग्राफ समांतर रेखा यानी ऐसे होता है। और ऐसे में हल की बात करें, जैसे ससंगत बोले, इसको असंगत कहते हैं। जिसका हल नहीं होता है उसको असंगत, जिसका हल हो जाता है उसको संगत। तो ये 3 केस आपको याद रखना है। अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है, और याद नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए घाटा है ना, क्योंकि अभी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो जो क्लास चल रहा था उस पर आते हैं। तो चल रहा था ये वाला कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। तो चलिए पहले हम जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे। क्या बोला? कोई हल नहीं है। तो छोटू कोई हल कब नहीं होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब ना कोई हल नहीं होता है। बैठाओ इस पे, a1 की जगह ये हो गया 3, a2 की जगह हो गया इसमें 6, 1 देखेंगे पहला समीकरण में, यहाँ लिख देते हैं 3x - y बराबर 5, और दूसरा में है 6x - 2y बराबर k। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तब बारी बारी से a1 रहेगा तो 1 में देखोगे, 2 रहेगा 2 में देखोगे। तो a1 की जगह 3, a2 की जगह 6 बराबर b1 की जगह माइनस में 1, अब b2 की जगह माइनस में 2 बराबर नहीं है c1 की जगह पर कितना है 5, अब बटा c2 की जगह k है तो k लिख देते हैं। हमको ये दोनों लेके चलना है, क्या कि k किस में है? तो लास्ट वाला में, तो उसके पहले वाला लेके चलिए। तो अगर आप ये दोनों लेके चलते हैं तो तिरछा गुना करो, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो k गुने k अब बराबर नहीं है 5 दूना 10। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही हो गया। तो छोटू मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, युगपत समीकरण, यानी जो समीकरण दिया हुआ है युगपत समीकरण, इस निकाय का कैसा हल होगा? तो भाई अभी आपको सिखाए थे ना ग्राफ, यहाँ पर देखो अभी जस्ट सिखाए थे आपको ग्राफ। एक बार आप इस पर ध्यान दो, इस ग्राफ को जो बच्चा याद रख लेगा वो कंफर्म है कि वो कभी भुलाएगा ही नहीं ऐसे सवालों को। तो आपको यही सिर्फ जांच करना है कि इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो। आइए हम आपको जांच के दिखाते हैं। लिखा हुआ है 2x, लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 5, फिर लिखा हुआ है 4x + 6y बराबर में 9। जांच करो तो देखिए a1/a2 कितना आया 2/4 यानी 1/2 बराबर b1/b2 3/6 यानी 1/2, तो दोनों बराबर है। c1/c2 5/9, ये बराबर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? 3 वाला। इसका हल जो है कोई हल नहीं होगा। तो हम इसमें असंगत बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। देखो लास्ट में असंगत लिखा हुआ है ना, तो इसको असंगत हल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अगला चौथा सवाल, चौथा सवाल में लिखा हुआ है विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं? आइए फिर से उसी चीज़ को दिखाते हैं। अभी जो आपने पढ़ा है एकदम इतना मैटर इसमें भरे ना इम्पोर्टेंट,
कि अगर आप इसको समझ जाओगे तो इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा। देखो विरोधी किसको कहते हैं, गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। विरोधी कहते हैं समीकरण दो वाला, यानी a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2, तो उसको क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण। आपसे वही पूछा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, आप खुद बताइए कितने हल होते हैं। अद्वितीय यानी जिसका केवल और केवल एक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, बी। अरे भाई इस फिगर को आप कभी नहीं भुलाओ, इस फिगर भुला गया मतलब सब कुछ भुला गया। पाँचवा में कहता है समीकरण इतना और इतना का ग्राफीय निरूपण करेंगे, किस प्रकार की रेखा होगी। फिर से वही सवाल आया, आइए फिर से देखते हैं किस प्रकार की रेखा होगी। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ सर हमको याद हो गया, इस चीज़ को भुला गया, इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जांच करते हैं। अब आपके सामने कह रहा है इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो जांच करो ना। ये लिखा हुआ है पहला समीकरण x + 2y = 4, दूसरा लिखल है 2x + y = 12। लिखो a1/a2, तो a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, यानी 1/2 बराबर b1 की जगह 2 और b2 की जगह 1, 2/1 बराबर नहीं ना हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो अब देखो दूसरा वाला कंडीशन लागू हुआ, तो दूसरा वाला का देखो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो भाई इस फिगर को हम इसलिए लिखा दिए, इस तीनों शर्त को, ये शर्त है और ये शर्त इसलिए लिखा दिए, मुझे पता है इस चैप्टर में सारा यही भरा हुआ है। छठा सवाल में कह रहा है कि समीकरण असंगत समीकरण युग्म का हल होता है। अरे भाई फिर से वही चीज़ आ गया, असंगत। एक बार मुझे ये बताओ असंगत किसको कहता है, इस ग्राफ को देख के बताइए। असंगत तभी होता है जब उसका हल नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला कि हल क्या है, तो भाई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं होगा, है ना। अद्वितीय तो हो ही नहीं सकता, दो हल संभव है नहीं, इनमें सभी गलत है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब वह संगत है तो उसका कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सातवां कहता है आश्रित समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। आश्रित किसको कहता है एक बार फिर से जान लो। ठीक है, आश्रित इसमें लिखा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। आए बैगन वाला कहानी इहो ले ली, अरे डिलीट कर दी है ना। आश्रित समीकरण देखिए छोटू, आश्रित इसमें किसको कहते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होता है। तो ये जो दूसरा वाला कंडीशन है ना, कौन पहला वाला, इसी को कहा जाता है आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण याद रखिएगा। तो आश्रित समीकरण कहता है युग्म के हल क्या होंगे, तो बताना। आश्रित रहेगा तो इसका अनेक हल होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे अनेक यानी अनगिनत हल। खत्म। 7 नंबर सी। अब आठवां में कह रहा है कि ये समीकरण है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो बताइए इसका आलेख कैसा होगा। आपको अभी सिखा है, इसका आलेख बताओ कैसा होगा। तो भाई इसका आलेख पूछा है तो तुम लोग इस चीज़ को याद रख लियो, इतना देर में याद हो गया होगा। आलेख पूछा है शर्त का, तो खुद बता दो। जब ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है 3 वाला, तो इसका आलेख क्या होगा, समांतर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 9वां सवाल, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। याद होगा ना, रैखिक समीकरण कहते हैं x + b को, इसका घात कितना होगा, 1 ही ना होगा। 10वां, इसके कितने हल हो सकते हैं। देखो एक चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, याद रखिएगा रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। आगे बढ़े हम, तो ये 10 सवाल समाप्त, यानी हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त। चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी हम आप सबके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 4, हाँ 4 है, वो मेरा ध्यान हट गया था। सोच रहे इतना देरी से बता रहे, थोड़ा वो तो हो ही जाएगा। पानी भी तुम लोग नहीं पिलाते हो, इससे बुरा दिन क्या होगा। हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 में भी 10 सवाल है।
चलिए देखते हैं, कहता है इसके मोलों की प्रकृति। आइए इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, पढ़ा हुआ है ही है पर फिर भी याद रखिए। अगर आपसे मोलों की प्रकृति पूछा जाता है, मोलों की प्रकृति, तो इसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। शर्त नंबर वन कहता है कि यदि D जो है 0 से बड़ा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं D बराबर होता है B² - 4AC। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, D बराबर B² - 4AC। तो D अगर 0 से बड़ा हो गया, समझ गए, तो E जो है समीकरण के दोनों मूल असमान होंगे। दोनों मूल असमान होंगे। ये मूल की बात हो गया, ठीक है। दोनों मूल कैसा होगा, असमान। और अगर आपसे इसका हल पूछ दे कि भाई इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल वास्तविक होगा, है ना। तो मैंने लिखाया था कि इसका वास्तविक हल एवं दोनों मूल असमान होते हैं। दूसरा शर्त, यदि D 0 के बराबर हो जाए, तो अगर मूल की बात करेगा ना, मूल, तो याद रखिएगा दोनों मूल क्या होगा, समान। दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। दोनों मूल समान होता है। अब बाय द वे पूछ देगा दोनों मूल बताइए क्या होता है, -b/2a ही रहेगा, याद रखिएगा। और इसका हल पूछेगा, हल पूछेगा, तो इसका भी हल क्या होता है, वास्तविक ही होता है। इसका भी हल वास्तविक ही होता है। और तीसरा कंडीशन है कि यदि D 0 से छोटा हो जाए, तो याद रखिए इसका जो मूल है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। 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 ये 3 शर्त याद रखना है, जहाँ D क्या होगा, B² - 4AC। अब आपको ये तीनों शर्त पता है, एक भी सवाल न छूटेगा मतलब न छूटेगा, ठीक है। न छूटेगा मतलब न छूटेगा। चलिए तो हम इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। और चलते हैं सवाल की ओर। तो मेरा सवाल ये था, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो किसी के मूल की प्रकृति जानना हो तो आपको ये वाला कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा, तब ये निकालिएगा। आपको निकालना है D। हर हाल में क्या निकालना है बाबू, D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो निकाल दो। B की जगह देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू A की जगह 1 और C की जगह 4, है ना। अच्छा गलती हो गया, कैसे गलती हो गया, ये 30 को पहले हटाना पड़ेगा, बराबर 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसको जब दोबारा लिखिएगा तो x² + 2x, और 30 घट जाएगा, 4 में 30 घटेगा तो माइनस में आएगा 26, अब बराबर 0। अब निकालिए D, तो शुद्ध आएगा। D बराबर होता है B² - 4AC। तो बाबू B की जगह कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू A की जगह 1 और C की जगह माइनस में 26। हल करोगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 26 चक चलो तल से 104, 104 और 4 आ गया 108। तो ये बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा कि बराबर। तो 108 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो पहला शर्त लागू होगा, यानी इसका मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन असमान होगा। तो वास्तविक और असमान ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक D को ही कहते हैं, और D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो निकाल दो विवेचक। B की जगह -2 है, -2 का स्क्वायर, -4 इंटू A की जगह 3 और C की जगह 1/3, तो 2 का स्क्वायर 4, और देखो 3 से 3 कट गया तो बच गया -4, प्लस माइनस 0, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण इतना के मूल का योगफल
मूलों का योगफल अभी पिछला चैप्टर में बता दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो भाई माइनस बी की जगह 4 है तो -4 बटा ए की जगह -3, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी डी का मान 0 से बड़ा हो, तो बताइए कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो 0 से बड़ा रहेगा तो दोनों मूल वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और भिन्न, यही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, है ना, वास्तविक और भिन्न। पांचवा, इसके मूल पूछा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, मूल पूछा है, यानी एक्स का मान पूछा है। तो आप क्या करिए, पहले इसको उधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। आपसे पूछा है कि एक्स का मान बताइए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा लेंगे, ये दोनों गुना में इधर आएगा भागा में, तो क्यू स्क्वायर बटा आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो क्यू दूगो है तो एगो बाहर आ जाएगा, ए दूगो एगो बाहर, पी दूगो एगो बाहर, तो प्लस माइनस हो जाएगा क्यू बटा ए पी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छठा सवाल कहता है कि समीकरण के विवेचक शून्य है, यानी डी निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो बताइए समान मूल बीटा का मान क्या होगा। अरे भैया मैंने कितना बार बताया, अभी बताया, आओ देखते हैं। ये जो आपको बताया ना, ये कोई हल्के में ना लो, हम बता देते हैं एक बार ने तो समझ लीजिए वो अमृत है। अभी क्या बोले, डी 0 के बराबर होगा तो उसका मूल होगा -b/2a, -b/2a, ई नहीं भुलाइएगा। तो आप बताइए माइनस बी की जगह पर देखिए -b है, बी की जगह -b है, तो यहाँ पर -b डालो बटा 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना है c, यहाँ c डालो, ऊपर हो जाएगा b/2c, इसका आंसर b/2c, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। खत्म। इससे आसान सवाल कोई होगा, कोई सवाल आसान नहीं होगा। छठा के बाद सातवां कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है, फिर इतना का मान पूछा। बताओ बच्चों, पहले पढ़ाया हुआ है ना चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, वीडियो बैक करके देख लो, ऐसा सब ढेर मिल जाएगा। 1/α प्लस 1/बीटा, तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, निकालो, ऊपर में हो जाएगा -b/a, नीचे हो जाएगा c/a, ए से एक खत्म, -b/c यानी -b, b की जगह 1 है तो -1, c की जगह -2 है, -2, माइनस माइनस कट गया, आंसर होगा 1/, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आठवां सवाल देखिए, आठवां सवाल में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b की जगह देखो 3 है, बटा ए की जगह 2 है, तो -3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, है ना। इतना आसान सवाल है, लेकिन आसान रहने से नहीं होता, सब इम्पोर्टेंट है। एक भी सवाल ऐसे फालतू नहीं है बाबू, सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, इतना और इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। डोंट वरी, पहले इसी में लिख लो, ए की जगह कितना है c, और b की जगह कितना है -b, और c की जगह कितना है a। आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भाई फार्मूला जानते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। आपको ज़रूरत किस किस चीज़ का पड़ा, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, निकालो यहाँ से, मूलों का योगफल -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा -b की जगह -b, अब बटा a की जगह c है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b/c। फिर ज़रूरत पड़ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का, है ना, ज़रूरत अल्फ़ा इंटू बीटा का, यहाँ से निकाल दो c/a, c की जगह देखो a है, यहाँ लिखेंगे a,
और ए की जगह पर सी है तो हो जाएगा सी। अब आइए मान डालिए तो इसकी जगह हो जाएगा बी बटा सी, तो बी बटा सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी जगह हो जाएगा ए बटा सी, ए बटा सी। अब हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस में 2a बटा सी, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आएगा सी स्क्वायर, ये कट गया तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस एगो सी कट गया, एगो सी बच गया नहीं तो ऊपर हो जाएगा 2ac। अब मिला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया है। अच्छा हम गलती नहीं किए, नहीं कोई गलती नहीं किए, इसमें कोई नहीं आंसर होगा। क्लियर है, इसमें कोई नहीं आंसर होगा, है कि इसका मान तो निकाल ही लिए हैं, इतना एवे किया, इसका भी मान निकाल ही लिए, इतना एवे किया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10वां। कहता है इसके मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल। अरे भाई अभी बताया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी की जगह देखो माइनस बी है तो लिखो माइनस बी, ए की जगह ए है तो माइनस माइनस कट गया तो बी बटा ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। खत्म। तो ये हो गया चौथा नंबर चैप्टर समाप्त। 5वां नंबर चैप्टर में आइए। 5वां नंबर चैप्टर जो है वो आप सबके बीच में क्या नाम है, समांतर श्रेणियाँ, यानी इसी को शॉर्टकट में हम एपी भी कहते हैं। इससे बहुत सवाल आता है, यानी कि 4-5 गो ऑब्जेक्टिव तो आराम से आता है, और सारा ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा वो हमारी इस वीडियो से आएगा, और जितने भी वीडियो यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है अगर आप सब देख लेते हैं तो आई थिंक आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैनल पर इतना ज़्यादा वीडियो छोड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव वाला सेट अलग से छोड़ा हुआ है, सेट प्रैक्टिस अलग से कराया हुआ है, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अलग से करा रहे हैं, और पहले से भी कराया हुआ है साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, मैथ का, सारा सब्जेक्ट का कराया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ते भी हैं अच्छा मार्क्स कवर कर पाओगे, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, बहुत सारा वीडियो छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए बात करते हैं समांतर श्रेणियाँ, शॉर्टकट में से एपी कहते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। चलिए अब आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल को पढ़ेंगे फिर देखते हैं किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। समांतर श्रेणियाँ इतना एनवा पद, इतना का एनवा पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। अरे भैया इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है, हालांकि याद होगा मुझे उम्मीद है, पहले बता देते हैं। देखिए एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद को हम टी एन से सूचित करते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद रखिए सब सूत्र। अगर आपसे पूछ देगा एन पदों का योग, एन पदों का योग पूछ देगा, आपको याद रखना इसको एस एन से सूचित करते हैं। फार्मूला होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस टी एन, अंतिम पद। अगर मालूम रहे तो आप ये शॉर्टकट में लगा सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से सार्वंतर पूछा जाता है। सार्वंतर कितना आसान है, सार्वंतर। तो सार्व अंतर जो है बाबू, इसको डी से सूचित करते हैं। फार्मूला होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, T2 माइनस T1। समझ गए, ये सब याद रखिए, इससे ज़्यादा फार्मूला आएगा ही नहीं, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। इसी 2 फार्मूला में तो चैप्टर वे ख़त्म हो गया है। क्लियर है। हाँ एक खाली लास्ट बता देते हैं, अगर एपी पूछा जाए तो एपी में पहले क्या लिखते हैं, पहला पद लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं, पहला पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं, फिर तीसरा पद लिखना हो तो ए प्लस 2d, एक कम करके लिख दो, चौथा पद लिखना हो ए प्लस 3d, ऐसे ही बढ़ते चल जाएंगे, ख़त्म कर। ये छोटा मोटा फार्मूला है, याद रखिए, इससे बाहर कोई फार्मूला एपी में नहीं आता है। ठीक है, आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम स्टोर कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल मेरा है एनवा पद पूछा। देखो बाबू, एनवा पद को टी एन से सूचित करते हैं, अभी मैंने बताया
Tn का मान है An प्लस बी। पूछा है सारवंतर। अब बताओ सारवंतर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, T2 माइनस T1 लिखाया था ना, यानी आपको T2 निकालना है, T1 निकालना है, तो बारी बारी से मान रख दो। n बराबर पहले कितना रखो, 1 रखो, यहाँ से T1 आ जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, यानी a प्लस बी आ जाएगा। n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ से T2 आ जाएगा, यानी a इंटू 2 प्लस बी, फिर हल करोगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा है सारवंतर, आपसे क्या पूछा है, सारवंतर पूछा है, राइट, सारवंतर। तो भाई सारवंतर पूछा है, 2 मिनट वेट करो, हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है सारवंतर। सारवंतर का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, T2 माइनस T1। T2 की जगह क्या है बाबू, 2a प्लस बी, माइनस घेर देंगे, जब भी माइनस रहता है तो घेराता है। T1 की जगह है a प्लस बी, a प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस बी, अब माइनस में a माइनस में b, तो b से b कट गया, 2a में a के घटा दोगे तो a आएगा। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। तब इतना लंबा जो किए हैं जानबूझ के किए हैं, किसी को लग रहा होगा इतना लंबा बनाएंगे सर टाइम कहाँ चलेगा, हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं दिया है, जानबूझकर लॉन्ग किए हैं ना, शॉर्ट हम जानबूझकर अभी नहीं बना रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल में है कि यदि इतना AP में है, A B C AP में है, तब समांतर माध्य क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रथम पद और अंतिम पद बटा 2, A और C को जोड़ दो, आधा कर दो, तो यही होता है समांतर माध्य, इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, x का फॉर्मूला। हालांकि ये क्वेश्चन जो है 11th का है, 10th में आता नहीं है, अगर आ गया होगा तो कोई बात नहीं, मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर C सही आंसर है ना। चलिए तीसरा कहता है AP की लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो लगातार पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं, ऑप्शन नंबर A। चौथा कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना और इतना का 11वां पद क्या होगा। देखिए 11वां पद पूछा है, यानी पहले nवां पद का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पहला पद कितना है -3, इसके बाद सारवंतर निकाल लो T2 माइनस T1, तो सारवंतर देखो T2 की जगह -1/2 और T1 की जगह -3, कैलकुलेट करोगे -1/2 प्लस 3, 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा -1 प्लस 6/2, तो 6 घटा 1 5/2 आ जाएगा। अब बैठा दो यहाँ पर, आपसे पूछा है 11वां पद, तो 11वां पद को ऐसे कर सकते हैं, a प्लस n में कम कर दो, यानी 11 में कम करोगे तो 10 भी, a की जगह -3 प्लस 10 गुने d की जगह पर है 5/2, कैलकुलेट करोगे तो 2 से 2 बचे 10, जगह -3 प्लस 5 बचे 25, 25 में से 3 घटा दोगे तो आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पांचवा सवाल, और ये मेरा आज के क्लास का, हाँ 10वां है गलती से, लेकिन 5वां है, ये मेरा आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ठीक है। बोला n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी लिखाया है, आप याद करो कौन होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आज की क्लास का आखिरी सवाल। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।